अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूँ अरसलान खोखर और मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, बतौर कौम हम में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रख। आमीन सुम आमीन। वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। शराब लाइसेंस इजरा के बाद एक और केस सामने आ गया। 2 वादा मुआफ गवाह भी सामने आ गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नैब लाहौर में पेशी पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद जो है वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं और हो चुके हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक साबिक डीजी एक्साइज ने भी वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक एक और फर्द ने वादा माफ गवाह बनने की जो है वो दरख्वास्त जो है वो दे दी है। ताहम जो है नैब की ज़राए के मुताबिक वादा माफ गवाह बनने का जो एक और फर्द का नाम है उसको जो है राज में रखा जाने का कहा जा रहा है, जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ऑफिस से शराब का लाइसेंस जारी करने के लिए जो दबाव डाला गया था, ऐसा कहना है वादा माफ गवाह को जो है नैब को बयान जमा करवाया। इस तरीके से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा के केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। 2 वादा माफ गवाह बनने को इस वक्त तैयार हो चुके हैं अफराद। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आला पंजाब नैब लाहौर में पेश हो गए। शराब लाइसेंस इजरा से मुतल्लिक 2.25 घंटे तक सवालात के जवाब लिए गए। असासों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि एहतसाब के अमल पर यकीन रखता हूं। अपोजिशन के बाद वज़ीर आला पंजाब की भी नैब में पेशी। उस्मान बुज़दार गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करने के इल्जाम में नैब ऑफिस पेश हुए और तकरीबन 2.25 घंटे तक 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को सवालों के जवाब दिए। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब से CM पॉलिसी 2009 से मुतालिक पूछा गया। नैब की जानिब से सवाल किया गया कि किस पॉलिसी के तहत लाइसेंस जारी किया गया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं था कि खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस जारी हुआ। जैसे ही मालूम हुआ नोटिस लेकर कार्रवाई की हदायत जारी की। ज़राए के मुताबिक नैब ने सवाल किया कि क्या आपके इल्म में है कि निजी होटल के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूल की गई, जिससे बुज़दार ने लाइल्मी का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने नैब को यकीन दहानी करवाई कि नैब को जो मालूमात मतलूब होंगी मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर किसी प्रोटोकॉल के नैब ऑफिस पेश हुए। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने नैब ऑफिस के बाहर गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले हंगामा आराई के वाक़े के दौरान अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो जारी कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए मरियम नवाज ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरी नहीं मियां साहब की है। मेरी गाड़ी पर हर तरफ से पत्थरों से हमला किया गया। जिस तरह गाड़ी को नुकसान पहुंचाया ये पत्थरों से कुछ ज्यादा ही था। मरियम नवाज ने नून लीगी कारकुनान को सलाम पेश करते हुए कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को सलाम पेश करती हैं। सलाम उनका जिन्होंने मेरी तरफ आने वाले पत्थरों के लिए अपने सीने आगे किए। कारकुनान का लाठी चार्ज भी उन पर किया गया और मरियम नवाज ने यह भी कहा कि कारकुनान लाठीचार्ज और अब कैदोबंद बर्दाश्त कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लाहौर में कल के वाक़ये पर राना तनवीर के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। कल वो यहाँ बैठे थे। FIR में राना तनवीर का नाम दर्ज है। राना तनवीर के खिलाफ पर्चा दर्ज करना बहुत बड़ी ज्यादती है। ये मेरे बाईं तरफ मेरा भाई राना तनवीर साहब बैठे हुए हैं, कल ये यहाँ पे थे। इनके खिलाफ पर्चा हुआ है वहां पे लाहौर में। आप जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई सारी की सारी झूठ पे मबनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहां पे जो हमारे असेंबली के अराकीन पहुंचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों में पत्थर कहां से आए। कल के वाक़े पर बहस हो सकती है, लेकिन हाउस का माहौल खराब नहीं करना चाहते। चाहेंगे कि यकदम वो गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हो गए। वो जो सारी कार्रवाई थी, होना तो आपने पेश था अपना नुक्ता नजर बयान करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नुक्ता नजर है। ये सारा जो एक स्टेज्ड ड्रामा था वो किया गया। तामीरी इनपुट जितनी आई है उसको दयानतदारी से इनकॉर्पोरेट किया गया है और एक कंसेंसस रीच किया गया है। जब एक कंसेंसस हो गया तो फिर इस पे लेजिस्लेशन करें और चीजें अगर लाहौर के वाक़े को और दूसरी चीजों को उठाएंगे तो माहौल खराब होगा। लाहौर की अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई करने के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम कारकुनों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्तों पर कल के लिए नोटिस जारी करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मरियम नवाज की न्याय पेशी के दौरान हंगामा आराई करने वाले गिरफ्तार 58 मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुलजिमों में साबिक रुकन असेंबली और टिकटॉक स्टार भी शामिल थे। पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश के लिए उनके जिस्मानी रिमांड की, जबकि मुलजिमों के वकला ने मुखालफत की और इसे बिला जवाज करार दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और तमाम मुलजिमों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिमों की रिहाई के लिए दायर जमानत की दरख्वास्त पर 13 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। मोहम्मद सफदर ने मरियम नवाज पर हमला करने के इल्जाम में इमरान खान, शहजाद अकबर समेत दीगर के खिलाफ सेशन अदालत में इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खान, शहजाद अकबर चेयरमैन और डीजी नैब के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इमरान खान, शहजाद अकबर चेयरमैन नैब और डीजी नैब समेत दीगर को फरीक बनाया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज की पेशी के दौरान उन पर कातिलाना हमला किया गया। सरकारी मशीनरी की जानिब से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान, शहजाद अकबर चेयरमैन और डीजी नैब के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज की पेशी के दौरान अमन और अमान को काबू में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत और नैब ने निहत्ते और पुरअमन कारकुनान पर हमला किया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी, मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लिहाजा मरियम नवाज की पेशी के दौरान हमला करने वाले और अहकाम जारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। कौमी असेंबली ने कसरत राय से इंसदाद दहशत गर्दी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। ऐवान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने और तमाम सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेजात में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना लाजमी करार देने की करारदाद भी मंजूर कर ली। सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून फरोग नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमती इत्तेहाद के अलावा अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF ने भी इंसदाद दहशतगर्दी बिल की हिमायत की। बिल के तहत कलादम तंजीमों से ताल्लुक रखने वालों को कर्जा या माली मावनत फराहम करने पर पाबंदी होगी। कोई बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। पहले से जारी असला लाइसेंस मनसूख तस्वर होंगे और मनसूख शुदा असला जात जब्त कर लिए जाएंगे। मनसूख शुदा असला रखने वालों को नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। मनसूख शुदा असला रखने वालों को सजा दी जा सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। कानून पर अमल दरामद न करवाने वाले को 5 से 10 साल कैद की सजा होगी। दहशतगर्दी में मुलविस शख्स की सफरी दस्तावेजात और अकाउंट्स मुंजमद की जा सकेंगी। कौमी असेंबली ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। फरूख नसीम ने पाकिस्तान की तरक्की मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक से मशरूत करार दे दी। कहते हैं ऑपोजिशन की कदर करता हूं, कानून जितना हमारा है इतना ही ऑपोजिशन का भी है। ऐवान से गुजारिश है, बेनामी का खत्म होना अवाम का बुनियादी हक है। बड़ा खुशकिस्मत दिन है पाकिस्तान के लिए कि ये लॉ जिस तरह कंसेंसस के साथ पाकिस्तान के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पास हो रहा है,
تو جناب اسپیکر یہ لا ہمارا اتنا ہی ہے جتنا اپوزیشن کا ہے، اور یہ اپوزیشن نے بھرپور ثابت کر کے بتایا ہے۔ میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن بھی نہیں ہونی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر یہ اکانومی کو ہم نے وائٹن کرنا ہے، ٹیررزم کو چیک کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات انہوں نے کی۔ میری جو بڑی قابل فاضل میری بہن ہے شاہدہ اختر علی صاحبہ، کہ ریلیجن اور ٹیررزم ان میں دو بڑا زبردست فرق ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے این ڈی ایم اے کو کراچی سے 3 ماہ میں نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا، سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ ہی لوکل باڈی، جبکہ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ کمشنر کراچی نے شہر سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ عدالت میں پیش کر دی، جس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام ہوئی۔ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا، سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ ہی لوکل باڈی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے، کہیں قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر سڑک بنا دیتے ہیں، ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں، پورے شہر میں گٹر کا پانی بھرا ہے، پورا کراچی اب گوٹ بن گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا، عدالت نے ایکشن لیا تو تجاوزات ہٹا دیتے ہیں، میگا سٹی ایسے چلتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں 2 ماہ میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے، ہم تجاوزات ہٹانے جاتے ہیں، لوگ مارتے ہیں۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں 38 بڑے نالے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے شہر کے 3 نالوں کو صاف کیا، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ این ڈی ایم اے سے سارے نالے کیوں صاف نہیں کرائے جاتے؟ کراچی میں بارش ہونے والی تھی، کوئی انتظام نہیں کیا، آپ ہیلی کاپٹر اور بڑی گاڑیوں پر بیٹھ کر دیکھنے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ سندھ کو بہتر کون بنائے گا؟ کراچی میں صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے، کراچی میں روڈ نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں ہے، کراچی میں حکومت کی ریٹ کہاں پر ہے؟ پاکستان وسائل کے حساب سے بہتر ممالک میں مانا جاتا ہے، کیا باہر کے ملکوں میں بھی لوگ مسائل پر سپریم کورٹ جاتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ حکومت تو بنی ہوئی ہے لیکن کام نہیں کر رہے، لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، لوگ نالوں پر بیٹھ کر گھر بنا رہے ہیں، یہاں پر مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں کس کی جائیداد کس کے نام سے رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا، جتنے منصوبے سندھ میں شروع کیے سب ضائع ہو گئے۔ کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو سمیت سندھ کے کسی ضلع میں کام نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی بھر کے نالوں کی صفائی کے لیے این ڈی ایم اے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ این ڈی ایم اے نالوں کے اطراف سے تجاوزات بھی فوری ختم کریں، جبکہ عدالت نے این ڈی ایم اے کو 3 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں حاجی کیمو گوٹ تجاوزات سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا ہے کہ کراچی اس وقت ایک یتیم شہر بنا ہوا ہے، کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ وفاق کراچی کو بچانے کے لیے مختلف آئینی آپشن سوچ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میں اس وقت یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، گزشتہ روز بھی وزیر اعظم سے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کے پی ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ سائن بورڈز کی تنصیب کے معاملے پر کمشنر کراچی افتخار شالوانی کو تمام سائن بورڈز ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کے پی ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے الاٹیز کو رقم کی ادائیگی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام الاٹیز کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ سمندر سے نکلنے والی زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، سمندر زہریلا ہو گیا ہے، قریب جانے پر بدبو آتی ہے۔ حکام کے پی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ شہر سے ساری گندگی سمندر میں آ رہی ہے، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سمندر کے قریب 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پورٹ پر گندگی کے سبب غیر ملکی جہازوں نے معاوضے میں اضافہ کر دیا۔ کے پی ٹی حکام کا کہنا تھا کہ سمندر میں میرین لائف ختم ہو گئی ہے، جہاز خراب ہو رہے ہیں، بحری جہازوں پر سالانہ 1 ارب روپے کے اخراج
शहर कायद में बरका रुत फिर बरसने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने समा बांध दिया। मजीद बता रहे हैं अशरफ सोलंकी। जी अशरफ। आज देखें, शहर कायद में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल की मेन सड़क पर, जहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो गीली होती जा रही हैं, लेकिन बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कैमरामैन सिराज अगर दिखाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और बारिश से जो दरख्त हैं वो भी पहले से ही धुल गए थे, लेकिन अभी मजीद बारिश होने के बाद वो भी जो है अच्छे दिख रहे हैं और हरे भरे दिख रहे हैं और बारिश की वजह से दर्जा हरारत में खासी कमी आ रही है। ठंडी हवा से मौसम इंतहाई खुशगवार हो रहा है। शहरी बड़े खुश हैं और शहरियों का कहना है कि शहर कायद में इसी तरह बारिश अगर होती रहेगी तो शहर का मौसम भी इंतहाई खुशगवार होगा, क्योंकि 2 रोज बारिश बंद थी तो शहर में दर्जा हरारत में भी इजाफा हुआ था और गर्मी शदीद हो रही थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे, क्योंकि शहर में अब लॉकडाउन का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। शहरी मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर भी जा सकते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आज इस वक्त भी कई इलाकों में हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस को 5 माह बाद बहाल कर दिया गया। खड़े होकर सफर पर पाबंदी लगाई गई है। लॉकडाउन में नरमी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। जुड़वा शहरों लाहौर और मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले शहरियों को एक और रिलीफ मुयस्सर आ गया। 5 माह बाद मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। मेट्रो बस सर्विस में खड़े होकर सफर करने पर सख्ती से पाबंदी होगी। मुसाफिर सिर्फ सीट पर बैठकर सफर कर सकेंगे। मुसाफिरों के लिए दौरान सफर मास्क पहनना भी लाजिम करार दिया गया है। मेट्रो बस के टिकटिंग स्टाफ की तरफ से महदूद टिकट्स दी जा रही हैं। मेट्रो बस में एक वक्त में सिर्फ 38 लोग सफर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मेट्रो बस सर्विस 23 मार्च को बंद की गई थी। मेट्रो बस सर्विस के जरिए सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के माबैन 1,15,000 से 1,25,000 मुसाफिर रोजाना सफर करते थे। मुल्तान में भी 4.5 माह से बंद मेट्रो बस सर्विस दोबारा बहाल हो गई। एयर कंडीशन मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर शहरी बहुत खुश हैं। शहरी कहते हैं कि आज उन्होंने गर्म मौसम में एयर कंडीशन मेट्रो बस का सफर करने का मजा लिया। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 23 मार्च से मेट्रो सर्विस थी बंद और अब दोबारा से हुई है बहाल और आज है पहला दिन और इस हवाले से शहरी काफी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म था। ऐसे में जो ठंडी बस सर्विस एयर कंडीशन बस है लेकिन वो बंद थी, अब ओपन हुई है। शहरी इस हवाले से क्या राय रखते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आगे आइएगा, मुझे बताइएगा कि मेट्रो दोबारा चल पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। तो सुबह आज मेट्रो चल पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत खुशी हुई है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रिक्शे वगैरह भी यहाँ सफ़र करना बहुत ज़लालत था। तो आज यहाँ बहुत खुशी हुई है। SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज़र भी यूज़ किया जा रहा है और मास्क का भी यूज़ किया जा रहा है और SOPs का अच्छा ख्याल किया जा रहा है ना। अच्छा ये बताएं, गर्मी तो बहुत ज्यादा थी, बस सर्विस मेट्रो की बंद थी, स्पीडो भी चल पड़ी है, कितना आप सफर करेंगे, कितनी रज के मौजिंग करेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सुबह बगैर किसी मकसद से सफ़र किया है, क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद मेट्रो चली है। मुल्तान की गर्मी का आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो रिक्शे में सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। आज हम बहुत ही खुश। क्या किराया है? सर 20 रुपए। 20 रुपए में अगर आप मजे करते हैं एयर कंडीशन बस में और AC वाली बस में तो क्या कहने होंगे। इसी वजह से शहरी कहते हैं कि बिला वजह ही इस वक्त सफर करने का लुत्फ उठा रहे हैं। जी शुक्रिया अहमद काशिफ। KPK के मेगा प्रोजेक्ट BRT का कल इफ्तिताह किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। पेशावर के शहरी 14 अगस्त के मौके पर BRT की बसों में सफर करेंगे। अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। और BRT के हवाले से बात की जाए तो इसका बाकायदा तौर पर कल इफ्तिताह किया जाएगा। पेशावर के अवाम के लिए जो दरसद बना हुआ था उसके लिए खुशखबरी जो है वो सुना दी गई है। 33 अरब से शुरू होने वाला ये मंसूबा जो है 80 अरब से तजावज़ कर चुका है और अभी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मैं इस वक्त बस में मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे सफरी सहूलियात जो है यहाँ पे मौजूद है। AC लगाया गया है, जो वाईफाई की सहूलियात यहाँ
یہاں پہ موجود ہیں. سیٹیں جو ہیں کمفرٹیبل ہیں. مزدور افراد کے لیے بھی جو ہے وہ نشست یہاں پہ لگائی گئی ہے. خواتین کے لیے علیحدہ جو ہے وہ نشست لگائی گئی ہے. جبکہ اسی طرح جو اسٹیشنز پہ جب گاڑی رکتی ہے تو 1 منٹ 20 سیکنڈ جو ہے وہ یہاں پہ اسٹے کرتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے اسٹیشن تک جاتی ہے. اسی طرح بی آر ٹی کا جو منصوبہ ہے وہ تو تکمیل تک پہنچ چکا ہے, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کل عمران خان جو ہے وہ اس کا افتتاح کرنے آئیں گے, اور 14 اگست میں پشاور کے شہری جو ہیں وہ اس میں سفر کریں گے. جبکہ جو بی آر ٹی کا ٹریک ہے وہ آج جو ہے وہ ٹیسٹ ڈرائیونگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے چمکنی سے حیات آباد تک, اور ہم اس میں موجود ہیں. بہت ہی آرام دہ سفر ہے. جبکہ اس کا افتتاح جو ہے وہ کل 13 اگست کو باقاعدہ طور پر کیا جائے گا. جی شکریہ اویس محمود, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک میں کورونا کے وار جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 730 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,599 ہے. صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,63,193 ہو گئی. مزید 17 افراد جان کی بازی ہار گئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 730 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے. ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,85,921 ہو گئی ہے. پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,599 ہو گئی ہے. وائرس سے تاحال 2,63,193 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 17 افراد جاں بحق ہوئے. وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6,129 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20,631 ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر میں اب تک 21,86,442 ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات موجود ہیں. اس وقت ملک بھر میں 1,344 کورونا مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. ملک بھر میں کورونا مریضوں کے لیے 1,859 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں. اس وقت 147 کورونا مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں. سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,24,556 ہو گئی. پنجاب میں مریضوں کی تعداد 94,715. کے پی میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 34,859. بلوچستان میں 11,956 ہو گئی ہے. اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,296 اور آزاد جموں کشمیر میں 2,157 اور گلگت بلتستان میں 2,382 ہو گئی ہے. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ہندو بنیے کی پست اور گھٹیا سوچ نے برے صغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن پر مجبور کیا. ظلم سہتے مسلمانوں کی سوچیں بالآخر اس نقطے پر مرتکز ہونا شروع ہو گئیں کہ اگر مسلمانوں نے عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اپنے دین، روایات اور تہذیب کو بچانا ہے تو انہیں ایک الگ خطہ زمین درکار ہوگا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز پہلا شخص یہاں مسلمان ہوا تھا. برے صغیر میں پہلے شخص نے کلمہ پڑھا تو یہاں ایک تہذیب، ثقافت اور دین کی بنیاد پختہ ہو گئی. کلمہ گو افراد کے نام، آداب اور معاشرت بدل گئی. پہلے شخص کے کلمہ پڑھنے سے ہندو اور مسلم میں جو نظریاتی لکیر قائم ہوئی، در حقیقت وہی فرق بعد ازاں مطالبہ پاکستان اور قیام پاکستان کی وجہ بنا. قیام پاکستان کی علمی اور تحقیقی وجوہات اور دانش مندانہ تجزیے اپنی جگہ، مگر ہندو مسلم معاشرت میں متعصب رویے ہی تھے جن کی وجہ سے برے صغیر میں 1000 سال تک مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے مگر دریا کے دو کناروں کی طرح کبھی مل نہ پائے. تاریخ کے ہر دور میں ہندو اور مسلم کا فرق نمایاں رہا. ان کے درمیان افکار حیات کے ساتھ ساتھ اطوار حیات کا فرق موجود رہا. تاریخ کے ہر دور میں ہندو اور مسلم کا فرق نمایاں رہا. ہندو محلے، مسلم محلے، ہندو حلوائی اور مسلم حلوائی، ہندو پانی، مسلم پانی کی تقسیم اتنی مضبوط تھی کہ اکبر کے دین الہی سے نیشنلسٹ کانگریسی علماء تک کوئی اسے ختم نہ کر سکا. ان کے درمیان افکار حیات کے ساتھ ساتھ اطوار حیات کا فرق موجود رہا. ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ حقارت کا رویہ چند انفرادی معاملات نہیں اور نہ ہی ہندوستانی مسلمانوں تک محدود تھا، بلکہ وہ تو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے. ہندوستان کے ہندو
ہندو مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ سوچتے اور زبان اور تحریر سے کہتے، موقع بے موقع اس پر عمل بھی کرتے۔ اول انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں کی اور اس مقصد کے لیے ہندو سنگھٹن اور شدھی جیسی تنظیمیں بنائیں اور تحریکیں چلائیں، لیکن جب اس میں انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے دوسرے حربے آزمانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے معاشی مقاطع کیے گئے، ان کی جائیدادیں اور کاروبار خرید کر انہیں معاشی طور پر بدحال کرنے کی کوششیں کی گئیں، انہیں مسجدوں میں اذانیں دینے، اپنے تہوار منانے اور گائے ذبح کرنے پر مارا پیٹا اور قتل کیا گیا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مسلمانوں کو معمولی باتوں پر تہو تیغ کرنا شروع کر دیا گیا۔ مسلمان جو شروع ہی سے ہندوؤں کے اس طرح کے رویوں کا شکار تھے، ان بڑھتے ہوئے ظلم اور زیادتیوں کے نتیجے میں اپنے اس عزم میں مزید پختہ ہوتے چلے گئے کہ اگر ہندو انہیں کسی طرح بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تو ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ ہندوانہ تعصب ہی تھا جس نے مطالبہ پاکستان اور قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ یہ تعصب قیام پاکستان سے ختم نہیں ہو گیا بلکہ تاحال ہندوستان میں نمایاں ہے۔ ہندوؤں کے فطری تعصب سے برِ صغیر میں مسلمانوں کی انا مذہبت اور سماجی رویوں پر زد لگا کر انہیں جگایا، اور جب مسلمان بیدار ہوئے اور انہیں قائد اعظم جیسا رہنما ملا، 1940 کی قرارداد لاہور اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت مسلمانان ہند متحد ہوتے چلے گئے اور مطالبہ پاکستان ان کی حرز جاں بن گیا۔ وہ برِ صغیر جس میں پہلے ہندو پانی اور مسلم پانی، ہندو محلہ اور مسلم محلہ، ہندو شہر مسلم شہر اور پھر ہندو صوبہ اور مسلم صوبہ نمودار ہوا، وہاں ہندو ملک اور مسلم ملک کا قیام تاریخی ارتقاء ہی کا نتیجہ ہے۔ ہندو تعصب کی چھوٹی چھوٹی لکیروں نے مل کر ایک بڑی سرحد قائم کر دی اور یوں ہندوؤں کا ہندوستان، مسلمانوں کا پاکستان وجود میں آ گیا۔ برصغیر میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا وہ دیرینہ خواب جو اسلامیہ نے ہند گزشتہ 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس خواب کی تعبیر ایک فرد واحد کی چشم کرشمہ ساز کا نتیجہ تھی، اور وہ فرد واحد قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے اس ملک کی تشکیل کے لیے اپنی مولک بیماری کو چھپائے رکھا اور اسے پاکستان کی تخلیق میں آڑے نہیں آنے دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب برِ صغیر کے مسلمان اپنی بقا اور سلامتی کی جانب سے بڑی حد تک مایوس ہو چکے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح نے تدبر، فراست، غیر متزلزل عزم، سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے کام لے کر مسلمانوں کو متحد کر دیا اور 7 سال کی مختصر مدت میں مطالبہ پاکستان کی ایسی وکالت کی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جناح تپ دق جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد زیارت میں صحت بگڑنے پر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تپ دق کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا کہ وہ 12 برس سے جانتے ہیں اور اسے اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو ان کی موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ برِ صغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لیری کولنز اور ڈومین کلپیر کہتے ہیں، اگر ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے سینے اور دفتر میں محفوظ تھا تو شاید پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ یہ راز جناح کے پھیپڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کی وفات کی خبر سن کر کہا تھا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی، اگر کسی نے انہیں بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے۔ پاکستان بننے کے بعد نومولود مملکت کے مسائل ایسے نہ تھے جن کو قائد اعظم نظر انداز کر دیتے یا دوسروں پر چھوڑ دیتے۔ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کا تعین اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانا، آئین ساز اسمبلی، سرکاری ملازمین اور مسلح افواج کو نہ صرف ان کے فرائض سے آگاہ کرنا بلکہ ان کو یہ باور کرانا کہ قوم ان سے کیا توقعات رکھتی ہے، ایسے مسائل پر بھرپور توجہ دی۔ قائد اعظم اپنی علالت کے سبب قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ کی تقریبات میں شرکت سے معذور تھے۔ اس موقع پر آپ نے قوم کے نام ایک پیغام میں فرمایا، پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ دنیا کی ایک عظیم ترین مسلمان ریاست ہے، اس کو سال بسال ایک نمایاں کردار ادا کرنا ہے اور ہم جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہم کو ایمانداری، مستعدی اور بے غرضی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا ہوگی۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم صرف 1 روپیہ بطور تنخواہ لیا کرتے تھے، سرکاری فنڈ سے کبھی اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اپنی علالت کے دوران قائد نے معالجین کے اصرار کے باوجود برطانیہ اور امریکہ سے ڈاکٹر بلوانے سے انکار کر دیا کہ اس سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے مہاجر کیمپوں کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کی
और महाजरीन को जाती फंड में से 3 लाख रुपए इमदाद दी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीरियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इतनी ही मोहब्बत कश्मीरियों को भी उनसे थी। कायद आज़म ने कश्मीरियों को पाकिस्तान की शहरक भी करार दिया था। आपने कश्मीर के 4 दौरे किए थे। कायद आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को चंद नसीहतें की जिनमें अफसरान को लोगों का खिदमत गुजार समझते हुए बेलौस खिदमत को अपना नस्बुलैन बनाने, लोगों से मामलात करते वक्त मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करने और उन्हें किसी हालत में सियासी दबाव में नहीं आना चाहिए। इससे रिश्वत, अकरबा परवरी और सिफारिश जन्म लेती है। ब्यूरोक्रेट कायद के फरामीन को फरामोश करके जाती मफादात की तरफ राग़िब हो गए। नतीजा ये निकला कि मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जों के बोझ तले दबा दिया और लूट खसूट में मशगूल हो गए। कायद आज़म जैसा पाकिस्तान चाहते थे, इसके लिए जरूरी है कि हम आज एक बार फिर कायद आज़म के फरमुदात का जायजा ले और मुल्क कौम के मफादात के लिए उन्हें मशले राह बनाए, क्योंकि हकीकी और एक ही पाकिस्तान वही था जिसके खतूत कायद आज़म इस्तवार कर गए थे। जैसे जैसे यौम आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा है, शहरियों का वतन अजीज से जोशो जज्बा भी बुलंदियों को छूने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत में हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी झंडियों, परचमों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में जो है वो 1 से 1.5 रोज बाकी है। जुम्मा के दिन जो है वो 14 अगस्त भरपूर तरीके से पाकिस्तान में यौम आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर हर सू जो है वो आपको सब्ज हिलाली परचम नजर आएंगे। शहरियों में जो है जोशो खरोश जो है वो अरूज पर पहुंच गया है। बच्चे और बड़े जो है वो सब झंडियों और परचमों की खरीदारी के लिए जो है वो इन स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद के पार्क रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा रहे हैं। यही सूरत हाल इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर है, जहाँ पे हर सू आपको जो है वो सब्ज हिलाली परचम नजर आएंगे। पाकिस्तान से जो है वो अकीदत और मोहब्बत के लिए जो है वो शहरी इन परचमों की खरीदारी भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो बच्चे झंडियां भी खरीद रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉल के जो जहाँ पे मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कैसा जोशो वलवला जो है वो आप देख रहे हैं शहरियों में कि वो झंडे और परचम जो है वो खरीदने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। बताइएगा भाई। माशाल्लाह सबसे पहले अभी ज़्यादा जोशे जो मनाया जा रहा है, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल में कारोबार के हालात पहले से जो ना अच्छे हो गए हैं, ठीक है, और कारोबार नॉर्मल भी हो रहा है, साथ साथ अच्छा भी हो रहा है। 1 से 1.5 रोज बच्चों में जो है वो जोशो जज्बा जो है वो ज्यादा पाया जा रहा है, ये स्टॉल के मालिक का कहना था। और बच्चे जो है वो झंडियां और परचम खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो 1 रोज बाकी है और 1 रोज कबल जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो अरूज पर पहुंच गई हैं। जी शुक्रिया कामरान चौधरी। पाक फिजाइया जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक मिली नगमा पेश कर रही है, जिसे 14 अगस्त को तमाम टीवी चैनल्स पर नशर किया जाएगा। पाक फिजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने मिली नगमे का एक टीजर जारी कर दिया। रावलपिंडी में लड़की को बेलिबास और मुबैना ज्यादती केस में नामजद 3 मुल्जिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना वारिस खान की हुदूद में लड़की को बरहना करके नाजेबा हरकत, तशद्दुद और मुबैना ज्यादती केस में तीनों मुल्जिमान मोहसिन, अरसलान और आमिर को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम अरसलान, मोहसिन और आमिर को पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट फैजान रसूल को अदालत में पेश किया। पुलिस ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की सतह की कि मुल्जिमान का चेहरा वीडियो में नजर आ रहा है, इसलिए पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी में पेश करके चेहरे की शनाख्त करवानी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जहरियत का सिलसिला जारी है। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आजादी की तहरीक को दबाने के लिए मुहिम तेज कर दी है। मकबूजा वादी में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला पुलवामा के इलाके में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवान को शहीद किया गया। काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। काबिज फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। कभी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन तो कभी मासूम कश्मीरियों पर पाकिस्तानी होने का मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर शहीद किया
जाता है। काबिज भारतीय फौज 3 कश्मीरी नौजवानों को 18 जुलाई को घर घर तलाशी के दौरान साथ ले गए। मजलूम खानदान के मुताबिक तीनों नौजवानों को शहीद करने के बाद खुद ही उनकी तदफीन भी कर दी। शोहदा के लवाहिकीन DNA टेस्ट कराने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दिहाई देते खानदान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने मकबूजा वादी को जेल बना दिया है। काबिज फौज ने हर इलाके का मुहासरा कर रखा है। मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। कश्मीरियों के लिए सेहत और तालीम के दरवाजे बंद हैं। कोरोना की वबा के दौरान शहरियों को सेहत की सहूलियात मयसर नहीं। हत्ते कश्मीरी पुरअज़म है कि जबर से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो भारतीय जारियत के बावजूद अपनी आजादी की तहरीक को जारी रखेंगे। यमन में बारिशों ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 130 अफराद जान से हाथ धो बैठे, सैकड़ों बेघर हो गए। जंगज़दा यमन पर एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी। कोरोना के वार अभी थमे न थे कि मूसलाधार बारिश बरस पड़ी, जो कि सैलाब की वजह बन गई। दारुल हुकूमत सना समेत कई शहरों में सड़कें और मकानात बह गए। 130 अफराद जान से गए, जबकि 1.5 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बताया कि इंसानी हुकूक की तंजीमें सूरत हाल का जायजा ले रही हैं और सैलाब से मुतासिरा अफराद की मदद के लिए टीम्स मुतारिक हैं। वीडियो लिंक के जरिए बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा, यमन में मामूल से ज्यादा बारिशें सैलाब का बायस बनी, जिससे मुल्क की 16 गवर्नर स्टेट्स मुतासिर हुई हैं। ब्रसेल्स में कोरोना केसेस बढ़ने के बायस अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। ब्रसेल्स हुकाम के मुताबिक बेल्जियम इन दिनों यूरोप में भर में कोरोना के फैलाव के संगीन बहरान का शिकार हो गया। 1 लाख अफराद में से रोजाना 50 नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर शहरी को मास्क का इस्तेमाल करने की तनबीह की गई है। ब्रसेल्स के मकामी हुकूमत का कहना है कि अगर मास्क का इस्तेमाल न किया गया तो ये तादाद बढ़ जाएगी। शहरी शॉपिंग मॉल्स, गली मोहल्ले और तफरी मकामात का रुख करते वक्त मास्क जरूर पहने। न्यूजीलैंड में 3 माह बाद कोरोना केसेस की तस्दीक हुई तो आम इंतखाबात खटाई में पड़ गए। 19 सितंबर को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान है। न्यूजीलैंड में कोरोना फिर मुतहरिक। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात मुलतवी होने का खतरा मंडलाने लगा। कीवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात 19 सितंबर को शेड्यूल है। ऑकलैंड में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद 3 रोजा जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इंतजामिया ने ऐसे अफराद की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने उन 4 मरीजों से मुलाकात की जो हालिया दिनों में कोरोना का शिकार हुए। न्यूजीलैंड में 3 माह के दौरान कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया था और मामूलात जिंदगी बहाल हो चुकी थी, लेकिन अब हुकूमत ने शहरियों को 3 रोज के लिए घरों में रहने की हिदायत कर दी है। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात के लिए असम्बली को तहलील करने का फैसला भी वापस ले लिया गया। अब असम्बली 13 अक्टूबर से पहले किसी भी वक्त तहलील की जाएगी। कोरोना वायरस फैलने के दौरान 50 लाख आबादी वाले मुल्क न्यूजीलैंड में सिर्फ 22 अमवात के बाद इस वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया गया था। फेसबुक और इंस्टाग्राम से सवालात पर मुबनी कोरोना पोस्टों को हटा दिया गया। अप्रैल के बाद से फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 7 लाख से जायद ऐसी पोस्ट को हज़फ किया है जिनमें कोरोना के बारे में मालूमात मौजूद हैं। ऑनलाइन नेटवर्क के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मवाद मखसूसन सॉफ्टवेयर की मदद से पकड़ा गया। मशकूक मालूमात के साथ पकड़े जाने के साथ 9 करोड़ 80 लाख पोस्ट पर इंतबाही नोटिस जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक पोस्ट लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इंटरनेट कंपनी का कहना है कि फेसबुक ने नफरत अंगेज मवाद पर मबनी 2 करोड़ से जायद पोस्टों को हज़फ किया है। बात करें खेल और खिलाड़ी की। कौमी क्रिकेट टीम के इंग्लैंड को जेर करने की तैयारियां दूसरे रोज भी जारी हैं। शाहीन इंग्लिश टीम का शिकार करने के लिए पुरअज़्म है। 3 मैचेस की सीरीज का अहम टाकरा कल से शुरू होगा। शाहीनों ने दूसरे टेस्ट में वापसी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के शोबों में बेहतरी के लिए सख्त तरबियती सेशन।
मुख्तसर दौरानिये के तरबियती कैंप के दूसरे रोज भी तमाम टीम कोचेस के हमरा मुतहरिक दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा अहम मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेटर्स कम बैक करके सीरीज में अपनी पोजीशन मजबूत करने के ख्वाह हैं। हेड कोच और कप्तान अजहर अली ने भी अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच मैनचेस्टर में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त दी थी। गुज़श्ता 5 मैचेस में इंग्लैंड 3 बार और पाकिस्तान सिर्फ 2 बार ही जीत सका है। पाकिस्तान ने 2016 और फिर 2018 के दौरे में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने 14 अगस्त के लिए कौम को खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ये दिन हमारी अजीम सल्तनत के कयाम की याद दिलवाता है और वतन से गहरी मोहब्बत का मजहर भी है। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद वसीम, WBC चैंपियन। इस 14 अगस्त में मैं ये अहद करता हूं कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं और पाकिस्तान का ग्रीन फ्लैग और पूरी दुनिया में लहराऊं। और मेरे तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। महकमा खेल सिंध का कारनामा, विफाक का मंसूबा 11 साल बाद मुकम्मल हो गया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद साबिका वजीर खेल पीर आफ्ताब शाह जिलानी ने 2009 में रखा था। सूबे का तीसरा एथलेटिक्स टार्टन ट्रैक मीरपुर खास में नस्ब कर दिया गया, जिसमें खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की सिंथेटिक ट्रफ समेत मल्टीप्रेज जिम्नाजियम हॉस्टल भी तैयार किए गए हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 16 करोड़ रुपए लागत आई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद साबिक वजीर खेल पीर आफ्ताब शाह जिलानी ने 2009 में रखा था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी की ब्लू ट्रफ की सहूलत पहले से ही मौजूद है। बरे सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के दूसरे रोज भी दूर दराज से आए जायरीन अकीदतों के फूल निछावर करने में मसरूफ हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। कराची में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1290वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से सालाना उर्स की तकरीब एहतियाती तदबीर के साथ मुनक्किद की जा रही है। हुकूमत और मज़ार इंतजामिया के मुताबिक ज़ायरीन को SOPs के साथ उर्स की सालाना तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। पब्लिक को जिस तरह समझाते हैं भाई SOP अमल करो, इंशाल्लाह पब्लिक भी बेचारे तावन के क्यों 5 महीने के बाद खुला है। ज़ायरीन ने सूफी बुजुर्ग से इज़हार अकीदत करते हुए कहा कि ये मज़ार उनके लिए उम्मीद की किरण है। यहाँ हम अपनी मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं। यहाँ आकर सुकून और राहत भी मिलती है। यहाँ पर ये हजरत का उर्स है, यहाँ पर उर्स मनाने के लिए आए हैं, फातिहा खानी के लिए आए हैं और फैज़ लूटने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पे मज़ार पे हाज़री के लिए आए हैं। हुज़ूर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए आज उनका उर्स मुबारक, इंशाल्लाह फातिहा खानी भी होगी और दुरूद सलाम भी पढ़ा जाएगा। उर्स की इख्तितामी तकरीबात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर औकाफ, उलमाए कराम, मजहबी और सियासी शख्सियात की शिरकत का भी इम्कान है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच TV कराची। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।